नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं लेवल 2 का जो साइंस का पोर्शन है उसके टॉप 50 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। ये वह प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि 2011 से 2022 तक के जो पेपर हुए हैं उनमें से हमने टॉप 50 प्रश्नों को लिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है। ऐसे ही बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं और उन प्रश्नों की व्याख्या भी हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पहला वीडियो डाल चुका हूं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा। आज उसी साइंस की क्लास का दूसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार मोटिवेशनल थॉट के साथ। शिक्षा और प्रेरणा का महत्व। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते, नींद ही नहीं आती जिनकी वजह से। ठीक, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान होगा। बहुत ही शानदार आपके सामने देखिए, ये जो प्रश्न है, मैं अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों से कि एक भी प्रश्न मैंने मेरे मन से नहीं लिए हैं, सारे प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण जब एक समतल दर्पण पर टकराती है तो यहाँ पर जो है इस वाले स्थान पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, जैसे परावर्तन का नियम, यहाँ पर नियम जो लागू होगा वो कौन सा नियम लागू होगा बच्चों? परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम जो कहता है वो ये क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होती है वो बराबर होती है। कौन कौन सी किरण? आपतित किरण किसके बराबर होती है? तो ये परावर्तित किरण के बराबर होती है, परावर्तित किरण के बराबर। ठीक, दूसरी बात, यदि अपन बात करें कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है और यदि प्रकाश किसी भी सतह से टकराता है और टकराकर कहीं ना कहीं जिस दिशा में लौटता है वहां पर तीन चीजें होती है, एक तो आपतित किरण और एक जो अभिलंब और एक तीसरी चीज क्या है? परावर्तित किरण। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपतित किरण के द्वारा 30 डिग्री का कोण बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या होगी, यानी कि 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है तो 2 सेकंड में कंपनी की संख्या कितनी होगी? तो 2 सेकंड में सीधी सी बात है, 50 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हर्ट्ज हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर ध्वनि की आवृत्ति को किस में मापते हैं बच्चों? तो ध्वनि की आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक, अब हर्ट्ज की यहाँ पर बात आई है तो आप लोगों को मैं बता दूं, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है इसे मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि बहुत ही कम इसकी ध्वनि होती है। इसे यदि देखा जाए तो कौन सुन सकता है? जैसे कि बाज की यदि अपन बात करें तो वो सुन सकता है। वहीं यदि बात करें चमगादड़, ठीक, चमगादड़ भी इसको सुन सकता है। वहीं यदि अपन बात करें एक और जैसे कि हाथी, वो भी इनको सुन सकता है। वहीं कुत्ता की यदि अपन बात करें तो ये वो जानवर है जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को भी सुन पाते हैं। वहीं यदि बात करें हम 20,000 हर्ट्ज, किस हर्ट्ज की? 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि भी व्यक्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि इससे ज्यादा ध्वनि को यदि सुनता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य के कान के पर्दे फट सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एलईडी कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो पहली चीज तो एलईडी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ये जी नहीं, ये टी है। लाइट एमिटिंग डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसे हिंदी में यदि देखें तो क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आप लोगों ने देखा होगा जब हम अपने घर में एलईडी बल्ब लगाते हैं तो जिस प्रकार के हम बल्ब लगा देते हैं वहां उस प्रकार की लाइट उत्सर्जित करने लगता है। तो हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग या ये सभी, तो एलईडी के द्वारा यदि देखा जाए तो ये सभी प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, उपग्रह, धूमकेतु। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यदि हम देखें तो हमें ई प्रश्न लिखना पड़ेगा, ई ऑब्जेक्टिव, जो कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों इसका आंसर हो जाएगा? क्योंकि यदि देखा जाए तो ये जो चारों चीजें लिखी हैं, ये चारों चीजें जैसे कि क्षुद्र ग्रह भी, उल्काएं भी, उपग्रह भी और धूमकेतु भी, ये सारे के सारे किसके हिस्से हैं? ये सौर परिवार।
और वहीं सौर परिवार का जो मुखिया है, वो सौर परिवार का मुखिया क्या है? सूर्य। तो ऊर्जा का पहला स्रोत किसको कहा जाता है? सूर्य को। वहीं यदि बात करें क्षुद्र ग्रह की, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो सौर मंडल के अंतर्गत जैसे बुध है, शुक्र है, उसके बाद यदि पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, तो ये मंगल और बृहस्पति कौन कौन से ग्रह? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इन दोनों ग्रह के बीच में एक तरीके से इस प्रकार से बेल्ट पाई जाती है। इस बेल्ट में जो पाए जाने वाले जो छोटे छोटे से ग्रह हैं, इन्हीं ग्रह को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं इन्हें? क्षुद्र ग्रह। तो ये किन किन दो ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। उपग्रह क्या कहते हैं? उपग्रह जो होते हैं जो अपने चक्कर लगाने के साथ साथ ग्रह के भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो प्रयोगशाला विधि है, जैसे किसी भी स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दो चीजों को शामिल किया और वहां पर प्रयोग करते हैं, तो उसमें कौन सा सिद्धांत आधारित है? तो प्रयोग विधि के अंदर देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना, इन सभी से। तो प्रयोग जो होता है वो हमेशा एक ही चीज पर आधारित होता है, जिसको हम क्या करते हैं बच्चों? करके सीखते हैं। प्रयोग को जो है वो देखकर नहीं सीखा जाता, प्रयोग को हमेशा किससे सीखा जाता है? करके सीखा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन है, कपास है, ऊन है, रेशम है। तो संश्लेषित रेशे की यदि अपन बात करें बच्चों, तो संश्लेषित रेशा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन। और इसी नायलॉन की यदि अपन बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न इससे संबंधित आता है, और वो क्या आता है कि नायलॉन जो है इसे और भी एक और नाम से जाना जाता है, जो कि पॉलीएमाइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीएमाइड कहते हैं, पॉलीएमाइड। और वही पॉलीएमाइड की यदि अपन बात करें, नायलॉन की यदि अपन बात करें, तो किन किन चीजों के मिलने से बनता है ये? तो जल है, कोयला है, वायु, इन चीजों से मिलकर बनाया जाता है इसको। जल से, कोयला और वायु, इनमें ये चीजें शामिल होती है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। कपास, कपास की यदि अपन बात करें तो कपास किसका बहुलक है? तो सेल्यूलोज। ठीक, या सेल्यूलोज का बहुलक है कौन? कपास। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऊन, ऊन की यदि अपन बात करें तो किससे प्राप्त किया जाता है इसको? तो भेड़ से प्राप्त किया जाता है, ऊंट के बाल से इसको प्राप्त किया जाता है, या जो याक जो एक जंगली जानवर होता है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक। वहीं यदि अपन बात करें रेशम, तो रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीकल्चर। ये याद रखिएगा, रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को बोलते हैं सीरीकल्चर। अगला प्रश्न है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। पोटेशियम तत्व जो है इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक P है, PO है, P, PO, PT, K। तो पोटेशियम का जो प्रतीक है बच्चों वो याद रखिएगा, पोटेशियम का क्या है? K। P की यदि अपन बात करें तो P किसका प्रतीक है? फास्फोरस। किसका प्रतीक है? फास्फोरस का प्रतीक है। PO की यदि अपन बात करें तो PO किसका प्रतीक है? तो पोलोनियम। बच्चों याद रखिएगा किसका है ये? पोलोनियम का प्रतीक है, पोलोनियम। और वहीं यदि बात करें किसकी? PT, तो PT किसका प्रतीक है? तो प्लेटिनम का प्रतीक है, ये प्लेटिनम। ठीक। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन किसका प्रतीक है। वहीं यदि अपन बात करें AU, तो AU किसका प्रतीक होता है? तो AU होता है गोल्ड का। ठीक। वहीं यदि अपन बात करें AG, तो AG किसका प्रतीक होता है? तो AG प्रतीक होता है बच्चों सिल्वर का। सिल्वर, सिल्वर मतलब कि चांदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो है इसका सूत्र क्या है? तो आपके सामने है AlNO3, AlNO3 का होल क्यूब, वहीं Al3NO3 2, Al3NO3 3। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है AlNO3, उसके बाद होल क्यूब क्या है? 3। ये इसका रासायनिक सूत्र है। वहीं यदि अपन बात करें CH4, ये किसका सूत्र है? तो CH4 की यदि अपन बात करें बच्चों तो ये मीथेन का सूत्र है। ठीक। वहीं यदि अपन बात करें, एक और अच्छा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, C6H12O6, ये किसका सूत्र है? तो ये रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का। किसका रासायनिक सूत्र है? ये ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो निष्पावन विधि के द्वारा क्या पृथक किया जाता है? अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण, अन्न कण तथा कंकण का मिश्रण, गीली मिट्टी तथा कंकण का मिश्रण, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। तो पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए निष्पावन विधि क्या होती है। तो निष्पावन विधि का मतलब होता है बच्चों क्या? तो ये जो निष्पावन विधि में जो मिश्रण होता है, मिश्रण में जो हल्के और भारी कण जो होते हैं, कोई सा भी मिश्रण और उस मिश्रण में जो हल्के और कैसे भारी जो कण होते हैं उनको अलग करने की जो विधि होती है उसे निष्पावन विधि बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? अन्न कण तथा भूसे का जो मिश्रण है वो निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो प्यारे बच्चों लिटमस है, हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, फिनोप्थेलिन है।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो क्या है, संश्लेषित सूचक, तो वो है फिनोप्थेलिन, फिनोल्फथेलिन। ठीक है, अब यहाँ पर लिटमस के बारे में आया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, दो चीजें बहुत अच्छी आप लोगों से पूछी जाती है, एक तो अम्ल और एक क्षार के बारे में। ठीक, किसके बारे में, अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार की यदि अपन बात करें तो इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छी एक ट्रिक है अनीला। ठीक, और इसको याद रखने की एक ट्रिक है छालीना। छालीना ये क्या करता है, अम्ल क्या करता है, तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है बच्चों, ये लाल में बदल देता है। और वहीं क्षार की यदि अपन बात करें तो ये लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, तो ये नीले में बदल देता है। ये आप लोगों को याद रखना है अम्ल और क्षार के बारे में। वहीं यदि किसी भी चीज का आप लोगों ने देखा होगा, अम्ल और क्षार का पहचान किससे की जाती है, तो अम्ल और क्षार की जो पहचान की जाती है ये पीएच पैमाने से की जाती है, पीएच पैमाना। वहीं पीएच पैमाने में कहां से लेकर कहां तक के अंक दर्ज होते हैं, तो पीएच पैमाने में 1 से लेकर 14 तक के अंक दर्ज होते हैं, जिसमें 1 से 7 तक की जो प्रकृति होती है ये अम्लीय होती है, और 7 से 14 तक की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, और 7 जो होता है ये उदासीनता को दर्शाता है। किसको, उदासीनता को। पीएच पैमाने की जो खोज की थी बच्चों ध्यान रखना, सोरेनसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा, सोरेनसन। अगला प्रश्न है, हरित गृह गैसों का युक्त है, यानी कि युक्त यानी कि युग्म है, कौन कौन सी गैसें हैं जो हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन और जल। सीधी सी बात है भैया, ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, यदि ऑक्सीजन भी उसको प्रभावित करेगी तो मनुष्य रहेगा ही नहीं। वहीं दूसरा ऑप्शन आपके सामने यदि कट करे तो जल भी नहीं होगा। ठीक, अब नाइट्रोजन और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा भैया कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कहीं ना कहीं किसको प्रभावित करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती है। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर ओजोन परत के बारे में। किसके बारे में, ओजोन परत। तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाली जो गैस है वो गैस कौन सी है, सीएफसी। सीएफसी के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है ओजोन परत। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है। दोनों चीजें पूछी गई है, एक तो श्रव्य भी और एक दृश्य भी। श्रव्य का मतलब क्या, सुनना, और दृश्य का मतलब क्या है बच्चों, देखना। तो सुनना और देखना ऐसी शिक्षण विधि कौन सी है, तो रेडियो है, चार्ट है, दूरदर्शन है, श्याम पट्ट है। तो रेडियो से केवल हम किसी भी चीज को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। चार्ट से हम केवल देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। ठीक, वहीं श्याम पट्ट पे भी हम केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दूरदर्शन। जैसे टीवी वगैरह की यदि अपन बात करें तो टीवी पर अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो दूरदर्शन होगा। अगला प्रश्न है, लेग्यूमिनास पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में कार्य करता है। अब सहजीवी के रूप में कार्य करता है, इसका मतलब क्या है सहजीवी का, तो सहजीवी का मतलब होता है जिससे उस जीव को भी फायदा हो, जीव को क्या हो, जीव को फायदा हो, और जीव को फायदा होने के साथ साथ पौधे को भी फायदा हो, पौधे को भी फायदा। ठीक, पौधे को भी फायदा। तो इस प्रकार जब दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं तो उसे बोला जाता है सहजीवी। ठीक, तो लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो बच्चों राइजोबियम, बैसिलस, ई कोलाई, एक्रोमोबैक्टर। तो लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है वो पाया जाता है राइजोबियम। ठीक, ये राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो करता क्या है, तो ये बच्चों ध्यान रखना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तो इससे फायदा क्या होता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तो इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। किसकी उर्वरता, मृदा की उर्वरता। अब मृदा की उर्वरता बढ़ती है तो इससे कहीं ना कहीं पौधे को क्या फायदा होता है, तो पौधे जो होता है वो वृद्धि अच्छा करता है। ठीक, अब यहां पर आ जाएगा क्या, राइजोबियम। इसी प्रकार से सहजीवी के रूप में किसका उदाहरण मान सकते हैं आप, सहजीवी के रूप में उदाहरण आता है लाइकेन। अब लाइकेन भी एक तरीके से सहजीवी है क्योंकि ये कवक और शैवाल दोनों को लाभ प्रदान करती है, कवक और शैवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है। अच्छा प्रश्न है बच्चों आपके सामने, तने का रूपांतरण, किसके रूपांतरण की बात हो रही है, तने के रूपांतरण। ठीक, तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है, तो तने के रूपांतरण का उदाहरण है शलजम, गाजर, शकरकंद, आलू। तो तने के रूपांतरण के रूप में यदि देखा जाए तो बच्चों वो है क्या, आलू। क्या हो जाएगा, आलू। गाजर की यदि अपन बात करें तो गाजर क्या है, एक तरीके से जड़ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये जड़ का उदाहरण है। ठीक है, वहीं यदि अपन बात करें भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का मतलब जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें खाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सरल ऊतक है, सरल ऊतक कौन सा है, जाइलम है, फ्लोएम है, स्क्लेरेनकाइमा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सरल ऊतक के रूप में यदि देखा जाता है
तो एक सरल ऊतक जो है बच्चों वो कौन सा है, तो वो है स्क्लेरेन काइमा। कौन सा है, स्क्लेरेन काइमा। बाकी जाइलम और फ्लोएम जो है वो संयुक्त ऊतक है। जाइलम की यदि अपन बात करते हैं, यह क्या करता है, तो पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन करता है कौन, जाइलम। और वहीं फ्लोएम की बात करें तो पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है बच्चों, किसका, भोजन का। तो पौधों में भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम और जल का परिवहन करता है कौन, जाइलम। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, जो वायु को प्रदूषण यानी कि वातावरण में वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है, ऐसा कारक कौन सा है। वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है ऐसा कारक कौन सा है, तो आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि यदि ऑक्सीजन भी वातावरण को प्रभावित करती है तो फिर मनुष्य जो है वो जीवित, यदि वातावरण से हम ऑक्सीजन को यदि अपन खत्म कर दें तो मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किसको ग्रहण किया जाता है, तो मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और छोड़ा किसको जाता है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। वहीं जस्ट इसके अपोजिट यदि अपन बात करें तो पौधों में क्या होता है, तो पौधों की यदि अपन बात करें तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। पवित्र उपवन पाए जाते हैं, पवित्र उपवन कहां पर पाए जाते हैं, मेघालय की खासी व जयंती पहाड़ियों में, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, या इन सभी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए। तो प्यारे बच्चों पहली चीज तो अपने लोगों को मैं बता दूं पवित्र उपवन क्या होते हैं। तो पवित्र उपवन का मतलब जो है कहीं ना कहीं ऐसे वन क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, जैव विविधता। जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता के साथ साथ जो वन होते हैं उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्हें पवित्र माना जाता है, जैसे कि उनकी पूजा की जाती है, ठीक, सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो, ठीक है। अब जैसे कि यदि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि उसकी पूजा की जाती है, ऐसे ही यदि देखा जाए तो बरगद का पेड़ जिसकी पूजा की जाती है, तो ये एक पवित्र उपवन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के जो उपवन है वो सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, तो मैं आप लोगों को बता दूं भारत के अंतर्गत हॉट स्पॉट क्या है, तो हॉट स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। तो भारत में हॉट स्पॉट की संख्या बच्चों कितनी है, 3 है। कौन कौन से हॉट स्पॉट है, जैसे पहला है इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, इंडो बर्मा यानी कि भारत और म्यांमार वाला क्षेत्र। दूसरा पश्चिमी घाट, कौन सा घाट है बच्चों, पश्चिमी घाट भी एक तरीके से हॉटस्पॉट का क्षेत्र है। और तीसरे की यदि अपन बात करें तो तीसरा क्षेत्र जो है पूर्वी हिमालय भी एक तरीके से देखा जाए तो किसका उदाहरण है, ये हॉटस्पॉट का उदाहरण है। कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है, कौन सा रोग होता है बच्चों, प्लूरिसी रोग। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कैरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, निस्सेरिया गोनेरियाई। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे कौन सा रोग होता है, प्लूरोसी रोग होता है, प्लूरिसी। अब ये प्लूरिसी रोग क्या होता है, तो इसमें क्या है, फेफड़े की जो ऊपरी परत होती है उसमें सूजन आ जाती है बच्चों। फेफड़े की जो ऊपरी परत होती है उस ऊपरी परत में क्या जाती है, ऊपरी परत में सूजन, ठीक, जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक। वहीं निस्सेरिया गोनोराई से कौन सा रोग होता है, तो कहीं ना कहीं गोनोरिया रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है, इसकी वजह से जो रोग होता है वो गोनोरिया रोग होता है। वहीं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको पता हो तो इसी से होने वाला रोग जो है टीबी, तपेदिक, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो रोग होता है ये किससे संबंधित होता है, ये त्वचा से संबंधित रोग होता है। मानव त्वचा की तैलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, तो मानव शरीर की यदि अपन बात करें तो मानव त्वचा की तैलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है। तैलीय ग्रंथियां जैसे कि आप लोगों ने देखा है नाक के ऊपर कभी कभी जो है वो एक श्लेष्मी पदार्थ निकल आता है जो एक तेली पदार्थ होता है, ठीक। तो ऐसे ही अपनी बॉडी के ऊपर कभी कभी तेल आ जाता है, तो वो किस प्रकार की ग्रंथि है, एपोकाइक्राइन, मिरोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन। तो बच्चों ऐसी ग्रंथि को बोलते हैं क्या, होलोक्राइन। क्या बोलते हैं, होलोक्राइन बोलते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है बच्चों वो है रतौंधी, ठीक। बेरीबेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। वहीं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। वहीं विटामिन
डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, रिकेट्स। वहीं विटामिन के की वजह से जो रोग होता है, या विटामिन के की वजह से क्या होता है भैया, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का। और ऐसा ही एक विटामिन जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, विटामिन ई। विटामिन ई की यदि अपन बात करें तो ये किस लिए, तो इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं बच्चों, सुंदरता का विटामिन। तो सुंदरता का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो सुंदरता का विटामिन कहा जाता है बच्चों विटामिन ई को। अगला प्रश्न है, कोशिका चक्र की कौन सी प्रवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है तो कोशिका चक्र की कौन सी प्रवस्था में होता है, जीवन प्रवस्था, एस प्रवस्था, G2 प्रवस्था, एम प्रवस्था। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कोशिका के बारे में, हालांकि आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। कोशिका की खोज होती है 1665 में। 1665 में किसके द्वारा की जाती है बच्चों, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की जाती है। अब रॉबर्ट हुक के द्वारा कहां पर की जाती है, तो ये मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते की तरह इन्होंने कोशिका को बताई थी। और कहां पर बताई थी, ये कॉर्क में बताई थी। ठीक है, अब यहां पर जो कोशिका चक्र की कौन सी प्रवस्था में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, तो उस प्रवस्था का नाम है बच्चों, याद रखिएगा क्या, एस प्रवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन यानी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो भारत में परिवार नियोजन या परिवार कल्याण की जो शुरुआत होती है 1947, 1951, 1952, 1960। तो भारत में परिवार कल्याण यानी कि एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए चलाया गया कार्यक्रम, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए जो चलाया गया कार्यक्रम था परिवार नियोजन या परिवार कल्याण, ये चलाया गया था बच्चों 1952 में। कब चलाया गया था, 1952। वहीं आप लोगों को बता दूं भारत में पहली बार 1951 और 1952 में क्या होता है, लोकसभा का चुनाव। तो भारत में पहली बार लोकसभा का जो चुनाव होता है बच्चों, ये कब होता है, तो भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है। यानी कि प्रसवता के दौरान जब मां के गर्भ में से बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो हार्मोन स्रावित होता है वो हार्मोन कौन सा होता है, तो वो है इंसुलिन, एड्रिनलिन, मेलेटोनिन, प्रोजेस्टेरोन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है क्या, प्रोजेस्टेरोन, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक, वहीं इंसुलिन हार्मोन की यदि अपन बात करें तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से यह कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो होता है मधुमेह। वही मां के गर्भ में जो द्रव होता है बच्चों, याद रखिएगा इसके बारे में भी पूछा जाता है कि मां के गर्भ में जो द्रव पाया जाता है उस द्रव का नाम क्या होता है, तो उस द्रव को बोलते हैं एमनियोसेंटेटिस, एमनियोसेंटेटिस। ठीक, अब ये एमनियोसेंटेटिस जो द्रव होता है इसका कार्य क्या होता है, तो मां के गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है, इस शिशु की यदि अपन बात करें तो इस शिशु को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य करता है। ठीक, तो इस शिशु को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो द्रव होता है वो होता है एमनियोसेंटेटिस द्रव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है। अब खरीफ की फसल के बारे में यदि प्रश्न आया है तो आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल को जो है वो किस समय में बोया जाता है बच्चों, तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जिसे वर्षा ऋतु को एक तरीके से क्या बोला जाता है, चौमासा कहा जाता है। ठीक, अब यहीं पर यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत आने वाली फसलों में मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं, जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक, वहीं मक्का, वहीं देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बाजरा, ठीक, वहीं देखा जाए तो धान, ठीक, वहीं देखा जाए तो तिल्ली। ये सारी के सारी वे फसलें हैं जो कहीं ना कहीं मतलब वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। तो कपास, सोयाबीन, मक्का, मटर, तो इसमें खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, तो बच्चों वो नहीं है मटर, क्योंकि मटर जो है वो कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। मतलब वैज्ञानिक शिक्षण विधि कौन सी नहीं है, मतलब जो बच्चों को सिखाती है ऐसी विधि कौन सी नहीं है। कहानी विधि, मूल्यांकन विधि, मनोदैहिक विधि, प्रश्नावली विधि। तो वैज्ञानिक शिक्षण विधि की बात हो रही है यहाँ पर, तो वैज्ञानिक शिक्षण विधि कौन सी नहीं है, तो बच्चों वैज्ञानिक शिक्षण विधि जो नहीं है वो है कहानी विधि। क्योंकि मूल्यांकन विधि, मनोदैहिक विधि और प्रश्नावली विधि की यदि अपन बात करें तो ये तीनों प्रकार की जो विधियां होती है ये किस प्रकार की विधियां हैं, ये वैज्ञानिक शिक्षण विधि है। ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, वहीं सीखने की कमी
का निदान एवं उपचार करना। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वो उद्देश्य होता है क्या क्या, तो आप लोगों को ध्यान रखना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना और कहीं ना कहीं सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना। ये दोनों चीजें इसका उद्देश्य होता है, किसका, मूल्यांकन का। ठीक, क्या क्या, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को भी मापना और दूसरी बात सीखने की कमी का निदान एवं उसका उपचार करना। इसलिए इसके दोनों उत्तर सही हैं। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है, मतलब जो कहीं ना कहीं सुनने और कहीं ना कहीं देखने दोनों में शामिल नहीं है, ऐसी जो सामग्री है वो कौन सी है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है, तो चलचित्र नहीं है, टेलीविजन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, चित्र विस्तारक नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा चित्र विस्तारक। क्या हो जाएगा, चित्र विस्तारक। क्यों, क्योंकि लैपटॉप से हम किसी चीज को देख भी सकते हैं और लैपटॉप से हम किसी भी चीज को सुन भी सकते हैं। वहीं टेलीविजन से भी यही काम हो सकता है, चलचित्र से भी यही हो सकता है, लेकिन चित्र विस्तारक जो होता है जो केवल चित्र को दिखाता है, जैसे कि कैमरा, केवल एक सिंपल कैमरे की बात कर रहा हूं मैं, तो कैमरा केवल हमें चित्र को दिखा सकता है लेकिन वो आवाज उसमें से नहीं आ सकती। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, डी। घर्षण बलों का सही घटता क्रम क्या है, मतलब कौन सी चीज के साथ घर्षण ज्यादा लगता है और उसके बाद धीरे धीरे घर्षण कम होता जाता है। तो ऑप्शन है लौटनिक, स्थैतिक, सर्पी, लौटनिक, सर्पी, स्थैतिक, स्थैतिक, लौटनिक, सर्पी, स्थैतिक, सर्पी, लौटनिक। तो ये क्रम पूछा है, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थैतिक, सर्पी और लौटनिक। अगला प्रश्न है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। एक वस्तु जो है वो कितनी त्रिज्या पर, आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरी करता है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये साइंस का। पाई आर आर, 2 पाई आर आर, पाई आर 2 आर, 2 पाई आर 2 आर। तो यहां पर बोला गया किसी वस्तु की त्रिज्या कितनी है, आर, आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है जब यह अर्धवृत्त को पूरा करती है, यानी कि अर्ध, ये क्या होता है एक तरीके से वृत्त, और वृत्त का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वृत्त का आधा, ये को पूरा करती है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन कितने होगा, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन होगा बच्चों पाई आर 2 आर। क्या हो जाएगा, ये पाई आर 2 आर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए ये एक आइसक्रीम का डब्बा है, ठीक, तो लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है। आइसक्रीम का प्याला है, इसमें हमने किसको डुबा दिया, चम्मच को डुबा दिया इस टाइप से। ठीक, तो इसका दूसरा सिरा जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो जब एक इस लकड़ी या चम्मच को इसमें डुबाया जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर जो प्रभाव पड़ेगा बच्चों वो याद रखिएगा, वो ठंडा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आइसक्रीम की। और ये दूसरी बात, ये जो प्लेट है या चम्मच है ये किसकी है, ये लकड़ी की है। तो लकड़ी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि यदि कोई धातु होती तो उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये धातु नहीं है, बल्कि ये धातु की जगह क्या है, ये अधातु है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है बच्चों, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ऊपर के सभी हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप की यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप जो हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक, तो प्रोटियम की यदि अपन बात करें तो ये होता है 1H। ठीक, वहीं ड्यूटेरियम की यदि अपन बात करें तो 2H बच्चों, और ट्रिटियम की यदि अपन बात करें तो ये क्या होता है, ये 3H। तो इसलिए हाइड्रोजन के आइसोटोप ये तीनों हैं। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। तो फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है, आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू में भूरी सड़ांध। तो फसल संयंत्र का कवक रोग जो है बच्चों वो याद रखिएगा, ये कौन सा है आपका, कपास का जो विल्ट रोग है ये फसल संयंत्र का कवक रोग है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जब परमाणु का विखंडन होता है, ठीक, परमाणु विखंडन में कौन सी क्रिया परमाणु के निर्माण में या परमाणु विखंडन में कौन सी क्रिया होती है बच्चों, तो ये होती है नाभिकीय संलयन। कौन सी होती है ये, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन।
वैसे यदि देखा जाए नाभिकीय संलयन के नाभिकीय विखंडन, तो प्यारे बच्चों नाभिकीय संलयन जो होता है ये सूर्य में होता है। नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है किसमें होती है? सूर्य में। और वहीं परमाणु में यदि देखा जाए तो विखंडन की प्रक्रिया होती है के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसका प्रयोग जो किया जाता है बच्चों वो किया जाता है बिजली बनाने में। किसमें किया जाता है? ये बिजली बनाने में। अब परमाणु की यदि अपन बात आई है तो आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? परमाणु विज्ञान का जनक। तो भारत में परमाणु विज्ञान का जो जनक है बच्चों वो कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? गैसों का प्रसरण, गैसों के प्रसरण मतलब कि गैस जो होती है इसका चारों ओर आसपास जो है उसका फैलाव, प्रसरण का मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा? फैलाव। तो गैसों के फैलाव का एक उदाहरण है खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, उपरोक्त सभी। तो सीधी सी बात है खाना जब बनाया जाता है उससे सुगंध आती है, यह भी एक गैसों का प्रसरण है। अगरबत्ती की खुशबू भी है, इत्र की महक भी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें अधिक ताप है? सबसे ज्यादा ताप जो है वो किसमें है? बर्फ में है, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर के सभी। तो बर्फ तो जो है आपको पता है क्या हो जाएगी? ठंडी या ठंडा। उबलते पानी में तापमान होता है, भाप में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तापमान होता है बच्चों वो होता है किसमें? भाप में होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाप। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? यानी कि जिसे महामारी का भी दर्जा दिया गया है और स्थानिक, यानी कि वो महामारी भी है और आज वर्तमान में वो विद्यमान भी है। जब ये आई थी तब इसने महामारी को फैलाया था और आज वर्तमान में ये भारत में मतलब भारत या कहीं भी किसी भी जगह विद्यमान भी है। तो ऐसी बीमारी है टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? हैजा। ठीक, तो जब ये आई थी तब ये एक महामारी थी, लेकिन आज भी ये हैजा होता है। टाइफाइड की यदि अपन बात करें तो ये जिसकी वजह से होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम का जो वायरस होता है उसकी वजह से होता है टाइफी। ठीक, ये इसमें जो टेस्ट होता है, इसके लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को बोलते हैं बच्चों विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? ये विडाल टेस्ट होता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगला है निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? किसके बारे में बच्चों? ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है कार्बन के एलोट्रोप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। तो ग्राफेन के बारे में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये इसका सही उत्तर नहीं है। रेजिन क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेजिन क्या है? एक बहुलक है, वायरस है, मेलवेयर है, सर्च इंजन है। तो रेजिन जो है बच्चों वो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है? तो रेजिन आपके सामने आएगा क्या? मेलवेयर। रेजिन एक क्या है बच्चों? ये मेलवेयर है, आप लोगों को याद रखना है। ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? किस फाई के लिए? वाईफाई नहीं, वाईफाई बात एक अलग हो जाती है। ठीक, ये बात हो रही है किसके बारे में? ली-फाई के बारे में। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा? यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, यह एक वायर कनेक्शन है, यह बिडर या बिडेर टोनिकल संचार पर आधारित है, रेडियो आवर्ती संकेतों का उपयोग है। तो ली-फाई की यदि अपन बात करें तो इसके लिए गलत कथन है बच्चों, यह एक वायर कनेक्शन है। यह वायर कनेक्शन नहीं है बल्कि यह एक प्रकाश आधारित संचारित प्रणाली है। रेडियो आवर्ती संकेतों का उपयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? मानव तन का एक हिस्सा है। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है फर्स्ट, गुणसूत्र फर्स्ट। ठीक, अब यदि बात आई है गुणसूत्र की तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बता दूं गुणसूत्र को लेकर। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है? 46। लेकिन जोड़ी की यदि अपन बात करें जोड़ी के रूप में कितनी होती है? तो जोड़ी के रूप में होती है 23। मनुष्य में स्त्री और पुरुष की यदि अपन बात करें, स्त्री और पुरुष, तो स्त्री और पुरुष में लगभग 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों, 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। 22 जोड़ी कैसे होते हैं? समान। सर 22 जोड़ी समान होते हैं तो फिर चेंजेस जो होता है वो कौन सा? वो 23वां जोड़ा होता है। मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। यदि 23वें जोड़े मेल की यदि अपन बात करें तो इसमें होता है XY, और यदि फीमेल की भी यदि अपन बात करें
तो स्त्री में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो होता है XX। इसीलिए कहा जाता है कि जो लिंग निर्धारण है वो किस के गुणसूत्र पर आधारित होता है। तो जो लिंग निर्धारण जो के लिए जो जिम्मेदार होता है वो पुरुष का गुणसूत्र होता है, क्योंकि ये XY होता है। ठीक, बाकी फीमेल के टोटल 23 गुणसूत्र जो होते हैं वो XX के रूप में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? जो प्रकाश की गति है इसको किसने मापा था? तो प्यारे बच्चों, आर्क आरासोन, ओ लोस रोमर, एडविन हबल, टाइको ब्राहे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो याद रखिएगा, वो उत्तर हो जाएगा क्या? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ओ लोस रोमर। कौन हो जाएंगे? ओ लोस रोमर, जिन्होंने प्रकाश की गति को मापा था। अब यहां पर एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रकाश की गति तेज होती है या ध्वनि की? प्रकाश की गति तेज होती है या ध्वनि की? तो ध्यान रखना, प्रकाश की गति और ध्वनि की गति दोनों में से जो तेज होती है वो किसकी गति होती है? प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की यदि अपन बात करें तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट, लगभग कितनी मिनट? 8 मिनट में लगभग कहां पर आ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि अपन बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न आता है, और वो क्या कि जो प्रकाश तरंगे जो होती हैं ये कैसी होती है? तो प्रकाश तरंगे जो होती है बच्चों वो होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। और ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो अच्छा प्रश्न है ये, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो गिरगिट जो रंग बदलता है बच्चों वो याद रखिएगा, वो रंग क्यों बदलता है? तो गिरगिट रंग बदलता है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। किसके लिए? ये गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, आप लोगों को याद रखना है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इकाई के मापन के इकाई को निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि ये के का मतलब है केल्विन। ठीक, केल्विन जो है को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान, ऊपर में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? तापमान। ठीक, ये के का मतलब होता है केल्विन। के का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सभी बच्चे बताइए मुझे, ये मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूं, तो सभी बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं ये मैं। ठीक, तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है ये आप लोगों को बताना है। राइनो वायरस की वजह से बनता है, खालिस्तान की वजह से बनता है। राइनो वायरस आम जुकाम की वजह से, सिरदर्द की वजह से, कफ की वजह से, घुटनों में दर्द की वजह से। तो राइनो वायरस जो बनता है बच्चों ध्यान रखना, ये बनता है आम जुकाम की वजह से। किसकी वजह से बनता है ये? आम जुकाम। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जिसको जाना जाता है वो मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372, NGC 3293। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों मेसियर 16। क्या हो जाएगा? मेसियर 16। अगला प्रश्न है, कितना या कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? कितना और कुल ऑक्सीजन जो रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? 20%, 50%, 75%, 35%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कितना? 20%, जो कि किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पटेला है, स्टेपीज है, टिबिया है, ह्यूमरस है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है बच्चों वो है स्टेपीज। और ये स्टेपीज कहाँ की हड्डी है? तो ध्यान रखना ये कान की हड्डी है। ठीक, और वहीं यदि बड़ी हड्डी की यदि अपन बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बच्चों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि कहां पर पाई जाती है? तो ये फीमर जो पाई जाती है जांघ में पाई जाती है। कहां पर? ये जांघ। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है इनेमल, इनेमल या एनेमल भी बोलते हैं उसे। ठीक है, जो कि जबड़े में पाई जाती है। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि खून से क्या प्राप्त नहीं करते बच्चों? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है ये, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। नाखून और कार्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। तो ऐसे 2 हिस्से या 2 भाग जो कि हमसे क्या प्राप्त नहीं करते? खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों नाखून और कॉर्निया। ठीक, आप लोगों ने देखा नाखून यदि बढ़ जाते हैं तो उनको अपन काट लेते हैं, उनमें से ब्लड नहीं निकलता। ठीक है,
अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख के रंग का जो निर्धारण करता है, पुतली, आइरिस, कार्निया, आईलिड। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस। ठीक, अब यहां पर आंख से संबंधित बात आई है तो मैं आप लोगों को बता दूं, और वो क्या है कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है वो कौन से लेंस का प्रयोग करता है बच्चों? तो वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है वो कौन से लेंस का प्रयोग करता है? तो जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आज ये साइंस की जो दूसरी क्लास थी इसमें हमने टॉप 50 प्रश्नों की चर्चा करी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।